गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट के सिलेबस को शेयर एंड डिस्कस किया था और आज के इस लेक्चर में मैं सिलेबस की फर्स्ट यूनिट के बारे में बताने जा रही हूँ। फर्स्ट यूनिट में हमारा जो टॉपिक है वो है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमें पढ़ना है पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, सेल्स मैनेजर क्वालिटीज़ एंड फंक्शंस। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स पर्पस ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन पर्पस ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यह जानना ज़रूरी है कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का क्या अर्थ होता है। सो लेट्स सी व्हाट डज मीन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन. The word sales organization comprises of two words, that is, one is sales and second is organization. Sales means the transfer of ownership of goods and services in consideration of money is known as sales. यानी मूल्य के बदले वस्तुओं और सेवाओं के स्वामित्व के हस्तांतरण को विक्रय कहते हैं। और विक्रय को इस तरह भी कहा जाता है कि विक्रय वह व्यवहार है जिसमें दो या दो से अधिक पक्षकार, जिन्हें क्रेता एवं विक्रेता कहते हैं, के बीच मूल्य के बदले वस्तुओं या सेवाओं का विनिमय किया जाता है। सेल्स इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर पार्टीज, टिपिकली अ बायर एंड अ सेलर, इन विच goods or services are exchanged for money. So it's clear that in sales there are two parties, one is buyer and another is seller. विक्रय में दो पक्षकारों का होना अनिवार्य है, एक क्रेता और दूसरा विक्रेता। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण होगा, स्वामित्व का हस्तांतरण होगा। अगर स्वामित्व हस्तांतरित नहीं होता है तो वह विक्रय नहीं कहलाता, और यह स्वामित्व का हस्तांतरण मूल्य के बदले होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम जान गए कि विक्रय वह व्यवहार है जिसमें दो या दो से अधिक पक्षकार, जिन्हें क्रेता या विक्रेता कहते हैं, के बीच मूल्य के बदले वस्तुओं या सेवाओं का विनिमय किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे वर्ड की, संगठन या ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर in an organized way for a common or shared purpose. यानी संगठन से आशय संयुक्त रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों के उस समूह से है जो किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित और व्यवस्थित किए जाते हैं। तो जब किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों का समूह बनाया जाता है और उनके प्रयास संगठित और व्यवस्थित होते हैं और व्यवस्थित रूप से वह कार्य करते हैं, तो उस समूह को हम संगठन के नाम से जानते हैं। तो सेल्स प्लस ऑर्गेनाइजेशन दोनों का अर्थ जानने के बाद अब हम यह कह सकते हैं कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है। लेट्स सी। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल working together to achieve the objective of sales. It is to achieve a certain share of market while satisfying the customers. इस तरह कह सकते हैं कि विक्रय संगठन से आशय व्यक्तियों के उस समूह से हुआ जो विक्रय उद्देश्य की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित व समन्वित रूप से कार्य करते हैं और जिसे उपभोक्ताओं को संतुष्ट करते हुए बाजार के एक हिस्से को प्राप्त करना होता है। तो विक्रय संगठन वह संगठन होता है जो विक्रय कार्यों में लगा हुआ होता है और विक्रय उद्देश्यों की प्राप्ति करनी होती है, और विक्रय उद्देश्य ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा विक्रय किया जाए, विक्रय की मात्रा को बढ़ाया जाए। इसको HR टोस्डल ने परिभाषित करते हुए कहा कि विक्रय संगठन उन व्यक्तियों द्वारा निर्मित होता है जो संस्था द्वारा निर्मित या पुनः विक्रय हेतु क्रय की गई वस्तुओं के विपणन के कार्य करते हैं। यानी विक्रय संगठन एक ऐसा संगठन हुआ जो कि स्वयं की कंपनी के द्वारा निर्मित
प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकते हैं या वह खरीद के उसको रीसेल भी कर सकते हैं। सो इन द वर्ड्स ऑफ HR Tosdell, a sales organization consists of human beings working together for marketing of products manufactured by the firm or the commodities which have been purchased for resale। यानी वह कमोडिटीज़, वह उत्पाद जो कि पुनः बेचने के लिए खरीदे गए हैं, अगर उनको बेचने का कार्य भी फर्म कर रही है तब भी वह सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ही कहलाएगा। तो यह एक इशू नहीं है कि उत्पाद स्वयं बनाए जा रहे हैं या खरीदे जा रहे हैं, मुख्य कार्य होता है विक्रय करना। तो विक्रय संगठन की एक पहचान हुई कि यह विक्रय कार्य में लगी रहती है या लगा हुआ संगठन होता है। So finally, it can be said sales organization is a structural framework specifying the formal authority and responsibility between persons working in the organization. It consists of group of individuals working jointly to attain qualitative and quantitative सेलिंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी विक्रय संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के बीच प्राधिकार और दायित्वों को स्पष्ट करने वाला संगठनात्मक ढांचा है। यह गुणात्मक और परिमाणात्मक विक्रय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त रूप से प्रयास कर रहे व्यक्तियों का एक समूह होता है। विक्रय संगठन विक्रय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों ही आयामों से कार्य करते हैं। गुणात्मक मीन्स क्वालिटेटिव और परिमाणात्मक मीन्स क्वांटिटेटिव। गुणात्मक का मतलब हुआ कि यह कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे भी एम्फेसाइज करते हैं और उनको मदद करते हुए, उनकी हेल्प करते हुए सेल करते हैं। और परिमाणात्मक का मतलब हुआ कि विक्रय की मात्रा या वॉल्यूम को इंक्रीज करने पर ये एम्फेसाइज करते हैं। तो इस तरह हमने जाना कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ऐसा संगठन होता है जिसमें कार्य करने वाले व्यक्तियों के अधिकार और दायित्व पूर्व परिभाषित होते हैं, पूर्व निर्धारित होते हैं और ये मिल करके विक्रय के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। फिर वह विक्रय लक्ष्य चाहे क्वालिटेटिव हो चाहे वह क्वांटिटेटिव हो, दोनों ही लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये जॉइंटली अपना एफर्ट देते हैं। लेकिन विक्रय संगठन का यह अर्थ तब तक अधूरा रहेगा जब तक हम इसकी विशेषताओं को न समझ लें। यानी इसके कुछ और एस्पेक्ट्स हैं, कुछ और बातें, कुछ और फीचर्स हैं जिनको समझकर ही हम विक्रय संगठन को पूरी तरीके से समझ सकते हैं। वैसे भी किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसके नेचर को समझना ज़रूरी होता है। सो लेट्स सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1, ग्रुप ऑफ पीपल। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रुप ऑफ पीपल। यह व्यक्तियों का समूह होता है जो कि सम्मिलित रूप से विक्रय कार्यों में लगा हुआ होता है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रुप ऑफ पीपल हु हैंडल डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग। तो इस तरीके से यह विक्रय से संबंधित विभिन्न कार्यों को करता है, चाहे वह वितरण का कार्य हो, विज्ञापन का कार्य हो या विक्रय का कार्य हो। इन सारे कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों के समूह को ही हम विक्रय संगठन कहते हैं। इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि यह पार्ट ऑफ टोटल एंटरप्राइज है। यानी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं है, बल्कि यह एक कंपनी का हिस्सा होता है, उसका अंग या उसका पार्ट होता है, जो कि कंपनी की नीतियों के अनुसार कंपनी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विक्रय कार्यों में लगा हुआ होता है। इसीलिए इसको पार्ट ऑफ टोटल एंटरप्राइज कहते हैं। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज पार्ट ऑफ टोटल एंटरप्राइज डीलिंग विद द सेलिंग एक्टिविटीज़। यह विक्रय क्रियाओं के प्रबंध से संबंध रखता है। इसकी तीसरी विशेषता है सेल्स ऑब्जेक्टिव्स, यानी यह विक्रय उद्देश्यों के लिए कार्य करता है। तो इसका नाम ही विक्रय संगठन है, तो इसका प्रमुख कार्य विक्रय करना है। विक्रय से संबंधित सारे कार्यों का जो दायित्व होता है वह विक्रय संगठन का होता है और इसी कार्य में यह संगठन कार्यरत रहता है और कार्य करता रहता है। सो सेल्स ऑब्जेक्टिव, इट वर्क्स टू अचीव द सेल्स ऑब्जेक्टिव्स लाइक इंक्रीजिंग सेल्स एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट एंड मार्केट शेयर ऑफ द कंपनी। तो इसके जो विक्रय उद्देश्य होते हैं वो मुख्यतः ये होते हैं कि विक्रय की मात्रा को बढ़ाना, लाभों को बढ़ाना और मार्केट में कंपनी के शेयर को बढ़ाना। यानी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद उस पर्टिकुलर कंपनी के ही मार्केट में बिकें, विक्रय हो, उनका सेल हो, यही इनके
विक्रय उद्देश्य या सेल्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट इज इट इज़ अ मीन्स नॉट एन एंड। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन है, न कि साध्य। यह अपने आप में कोई एंड नहीं है, बल्कि यह एक मीन्स है। यह एक मीन है जिसके माध्यम से कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। इट इज़ अ मीन बाय विच इंडिविजुअल अचीव गिवन एंड्स। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या एक विक्रयकर्ता या एक विक्रय कर्मचारी अपने निश्चित लक्ष्यों को जो उसे दिए गए हैं उनको प्राप्त करने का प्रयास करता है। साथ ही साथ संपूर्ण रूप से यह उपक्रम के लिए कार्य करता है, उपक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास करता है। इसीलिए कहते हैं यह वह साधन है या माध्यम है जिसके द्वारा प्रदत्त विक्रय उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। द नेक्स्ट इज डिफाइंस ड्यूटीज़ एंड राइट्स। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि यह जो है अपने संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के कर्तव्यों और अधिकारों को पूर्व निर्धारित, पूर्व परिभाषित करता है। इट स्पेसिफाइज द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सेल्स पर्सन एंड ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स देयर एक्टिविटीज विद अदर डिपार्टमेंट्स। यह विक्रयकर्ताओं के कर्तव्यों और दायित्वों को निश्चित करता है, साथ ही उनके कार्यों को अन्य कार्यों के साथ में समन्वित भी करता है। तो विक्रय संगठन वह संगठन हुआ या कोई भी संगठन वह संगठन होता है जिसमें उसमें कार्यरत कर्मचारियों के कार्यों, कर्तव्यों, दायित्वों और अधिकारों को पूर्व निर्धारित किया जाता है। तो यदि किसी समूह में कार्यों का पूर्व निर्धारण नहीं है तो वह समूह अनौपचारिक समूह हो सकता है, परंतु उसको संगठन नहीं कहा जा सकता। देखते हैं इसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, जो विक्रय संगठन होता है या जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करता है। इट्स एसेंस इज कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑफ सेल्स पीपल। विक्रय उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विक्रयकर्ताओं के प्रयासों में तालमेल स्थापित करना विक्रय संगठन का सार कहलाता है। तो अगर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं होंगे तो विक्रय उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसका यह अर्थ हुआ कि कोई विक्रय क्षेत्र तो पूरी तरीके से विक्रय प्रयासों से भरा हुआ होगा या यानी वहाँ पे ज़्यादा प्रयास किए गए होंगे, और कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहाँ बिल्कुल भी उत्पादों की विक्रय नहीं हो। तो इन ऑल मेन बाय ऑल मेन इसमें इस तरीके के संतुलित और समन्वित प्रयास किए जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर को कवर किया जा सके और विक्रय की मात्रा को बढ़ाया जा सके और प्रॉफिट इंक्रीज किए जा सके। सो इट्स एसेंस इज कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑफ सेल्स पीपल। इसका जो सार है वो समन्वित प्रयासों में ही छुपा हुआ है, या समन्वित प्रयासों के बिना विक्रय संगठन कार्य नहीं कर सकता। द नेक्स्ट इज एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का एकत्रीकरण करना। विक्रय संगठन की एक विशेषता यह है कि विक्रय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह संसाधनों का एकत्रीकरण भी करता है या करने का दायित्व इसका होता है। इट एक्यूमुलेट्स रिसोर्सेज टू परफॉर्म सेलिंग फंक्शंस। यह विक्रय कार्यों के निष्पादन संपादन के लिए विभिन्न संसाधनों का एकत्रीकरण करता है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स भी आते हैं, फिजिकल रिसोर्स भी आते हैं, फिनेंशियल रिसोर्सेज भी आते हैं। सारे संसाधनों को जुटाना, एकत्रित करना, एक्यूमुलेट करना यह विक्रय संगठन की विशेषता होती है और इसका यह कार्य होता है। द नेक्स्ट इज व्हीकल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेलिंग स्ट्रेटजी। इसकी अन्य विशेषता ये है कि यह विक्रय व्यूह रचनाओं के क्रियान्वयन का माध्यम होता है। इट इज़ द व्हीकल थ्रू विच पर्सनल सेलिंग स्ट्रेटजी इज इम्प्लीमेंटेड, कि यह वह साधन है, वह माध्यम है जिसके माध्यम से विक्रय की व्यूह रचनाओं को क्रियान्वित किया जा सकता है। व्यूह रचनाएं वह योजनाएं होती हैं जो प्रतिद्वंदियों पर विजय पाने के लिए बनाई जाती हैं और प्रतिद्वंदियों से आगे निकलने के लिए योजना को लागू करने का कार्य या विशिष्टता या महारत या स्पेशलाइजेशन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को ही प्राप्त होता है। यह अपने काम में एक्सपर्ट होता है, इसीलिए इसको यह कहा गया है व्हीकल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेलिंग स्ट्रेटजी, यानी यह विक्रय व्यूह रचनाओं के क्रियान्वयन का माध्यम होता है। द नेक्स्ट इज सेल्स मैनेजर इज हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एक विशेषता ये है कि यह विक्रय प्रबंधक के निर्देशन में, मार्गदर्शन में और नेतृत्व में कार्य करता है। इट परफॉर्म्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेल्स मैनेजर।
तो कह सकते हैं कि विक्रय संगठन का प्रमुख या हेड ऑफ द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वह सेल्स मैनेजर होता है, या विक्रय प्रबंधक के मार्गदर्शन में, निर्देशन में, डायरेक्शन में यह कार्य करता है। डायरेक्ट कंट्रोल सेल्स मैनेजर का ही होता है। द नेक्स्ट इज इट ग्रुप्स सेलिंग एक्टिविटीज़। इसकी एक विशेषता ये है कि यह विभिन्न विक्रय क्रियाओं का समूहीकरण करता है। इट ग्रुप्स सेलिंग एक्टिविटीज़ अंडर वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड सेक्शंस। समान कार्यों को एक ग्रुप में यह एसोसिएट करता है या उनका समूहीकरण किया जाता है, ग्रुपिंग किया जाता है, और इस आधार पर विभाग बनाए जाते हैं, विभागीकरण किया जाता है। इसमें समान प्रकार की क्रियाओं का समूहीकरण करके विभागों की स्थापना की जाती है, अर्थात अलग अलग आधारों पर जो कि स्वयं में कुछ समान विशेषताएं रखते हैं के आधार पर विभागों की स्थापना की जाती है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट और ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर और ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट टेरिटरी। इस तरीके से अलग अलग कार्यों या अलग अलग आधारों पर क्रियाओं का समूहीकरण किया जाता है और समान प्रकार के कार्यों को एक समूह में रखा जाता है या एक विभाग में रखा जाता है। इस तरह एक समान विशेषता रखने वाले उत्पादों का एक विभाग या एक समान प्रकार के ग्राहक जैसे औद्योगिक ग्राहक, थोक व्यापारी ग्राहक, फुटकर व्यापारी ग्राहक, इन आधारों पर अलग अलग कार्यों का समूहीकरण या विभागीकरण किया जाता है। और विक्रय संगठन में इस तरीके से कार्यों का समूहीकरण या विक्रय क्रियाओं का समूहीकरण या इट ग्रुप्स सेलिंग एक्टिविटीज़ कहा जा सकता है कि इसमें ग्रुपिंग जो है इनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर विभिन्न कार्यों को एक ग्रुप में रखा जाता है। तो इस तरीके से आज हमने सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जो है सेल्स किसे कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, और फिर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फर्दर क्लास में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो है कि पर्पस ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को समझने के बाद नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक होगा वो होगा पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिल देन, थैंक यू।